स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था 2024-25 का, इसका सबसे बड़ा मैसेज क्या है? व्हाट्स द बिग मैसेज फ्रॉम यूनियन बजट 2024-25? और इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, और टोटल 10 चार्ट के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार सरकार का मकसद क्या है, सरकार मेनली किन चीज़ों पर फोकस कर रही है। ये 10 चार्ट के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस बजट के माध्यम से। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का, वो आप ले सकते हो। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से, और ये इवनिंग बैच है। हर रोज शाम 6 बजे क्लास होगी। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। अब देखिए, ये प्रतिज्ञा बैच में खास बात यह है कि यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तो तैयारी कराई जाती है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपका सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाता है तो ये जो पूरा फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, यहां पर जो मेडन बजट है नरेंद्र मोदी जी का 3rd टर्म का, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वैसे 10 साल से तो पीएम है ही हैं, लेकिन ये जो तीसरा टर्म है इसका पहला बजट है। और इसके अंदर यहां पर अगर आप देखोगे, 2 मेन इंटरसेक्टिंग थीम्स आपको देखने को मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक तो जो कंटिन्यूटी है फिस्कल स्ट्रैटेजी को लेकर, वो यहां पर मेंटेन किया गया, और साथ ही साथ अगर आप इस पूरे बजट को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कुछ डाइवर्जन देखने को मिलेगा। यहां पर जब मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं तो क्या चीजें कंटिन्यू की गई हैं? बेसिकली सरकार का जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, मतलब कि सरकार एक लिमिट से ज्यादा खर्चा ना करे, क्योंकि लिमिट से ज्यादा खर्चा करेगी जो फिस्कल डेफिसिट है वो डगमगा जाएगा, और इसकी वजह से जो फॉरेन निवेशक हैं वो यहां पर उनका भरोसा टूट सकता है, अचानक से बहुत बड़ा हलचल आ सकता है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो सरकार ने कंटिन्यू रखा। इनफैक्ट बेटर किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर चेंज क्या हुआ है? देखो, अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो सरकार के ऊपर काफी ज्यादा दबाव था, ऑपोजिशन भी काफी ज्यादा दबाव डाल रहा था कि यहां पर लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, लोगों का जॉब नहीं मिल रहा है, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर उसकी तरफ टिल्ट करने की कोशिश की गई है, ताकि लोगों की इनकम बढ़ाई जा सके, और जब लोगों के पास इनकम आएगा लोग खर्च करेंगे, और इसकी वजह से जब स्पेंडिंग बढ़ेगी तो यहां पर प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और हमारे देश की जीडीपी बढ़ सकेगी। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब भी हम बजट की बात करते हैं ना, तो कई बार अक्सर यह देखने को मिला है कि सरकारें क्या करती थी कि यहां पर अपने बजट को और बढ़िया दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, मतलब अनाप शनाप जो नंबर्स होता है वो दिखाया जाता था, मतलब उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता था। मतलब सरकार कह देगी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी होने वाली है, बड़ी होने वाली है, रेवेन्यू जो है वो और भयंकर होने वाला है, लेकिन एक्चुअल जब फिगर्स आता था वो बहुत कम होता था। लेकिन यहां पर ये जो बजट 2024-25 आप देखेंगे तो जो नंबर्स हैं वो काफी क्रेडिबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सरकार ने कहा है कि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो 10.5% रहेगी। मैं नॉमिनल की बात कर रहा हूं, रियल जीडीपी तो सरकार कह रही है 6.5 से 7% के बीच में रहेगी। अब देखो, हो सकता था कि सरकार चाहे तो कह देती 12-13% रहेगी, मतलब जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा तो सरकार ये भी तो दिखाती ना कि यहां पर टैक्स ज्यादा बढ़ेगा, और सरकार बजट में कह देती कि हम इस सेक्टर में इतना स्पेंड कर रहे हैं, तो वाहवाही मिल सकती थी कि देखो सरकार बहुत सारा खर्चा कर रही है। लेकिन यहां पर सरकार का कंजर्वेटिव एस्टीमेट है कि 10.5% की ही हमारी नॉमिनल जीडीपी होगी, और जो टैक्स बॉयंसी है वो भी 1.05 ही रहेगा। देखो क्या होता है टैक्स बॉयंसी का मतलब यह है कि जितना हमारा जीडीपी बढ़ता है, मान लो 1 जीडीपी बढ़ा है हमारा, तो उसके हिसाब से हमारी टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ा है, तो वो भी ऑलमोस्ट वही है 1.05। तो यहां पर सरकार बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये नहीं दिखा रही है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, एक कंजर्वेटिव फिगर है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि पास्ट में जैसा मैं आपको कह रहा था कि सरकारें बड़े बड़े नंबर्स दिखाया करती थी। खैर, अब मैं आता हूं यहां पर वो 10 चार्ट के ऊपर। सबसे पहला, टोटल टैक्स कलेक्शन। देखो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबसे मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो तो टैक्स कलेक्शन ही है ना। सरकार कितना बोरो कर सकेगी, एक लिमिट तक ही बोरो कर सकती है। तो सरकार चाहेगी कि जितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो और जितना पैसा सरकार के पास आएगा उतना अच्छा से सरकार स्पेंड भी कर पाएगी। जो टोटल टैक्स कलेक्शन है वो बेसिकली 2 पार्ट में आप देख सकते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जब सरकार इनकम टैक्स लगाती है, कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है कंपनीज के ऊपर, उसको हम कहते हैं
और इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली आज के डेट में जीएसटी के तौर पर हम जानते हैं। तो जो टोटल टैक्स कलेक्शन है 2024-25 के बजट में ये एस्टिमेट किया गया है 38.8 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, ये सरकार का एस्टीमेट है और जो कि एक अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे 2020-21 के पहले यहां पर टोटल टैक्स कलेक्शन ये ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गया था, यहीं पर रुका हुआ था, लेकिन उसके बाद से लगातार इसमें आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, पिछला जो 2023-24 में टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ था उसका फिगर आई थिंक शायद 34 लाख करोड़ के आसपास था, तो उसमें अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जब टोटल टैक्स कलेक्शन की बात करें तो अगर हम स्पेसिफिकली इनकम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो ये दूसरा वाला चार्ट है, इनकम टैक्स कलेक्शन। इनकम टैक्स कलेक्शन बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कि जब सरकार इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाती है टैक्स, जैसे कि मान लो कोई सैलरीड पर्सन है, जहां पर आप जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आपको इनकम मिल रही है 50,000 रुपये महीना, लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, तो यहां पर उसके ऊपर सरकार इनकम टैक्स लगाती है। मैं कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो कंपनीज के ऊपर लगता है वो तो कॉर्पोरेट टैक्स है, वो एक अलग हो गया। तो यहां पर अगेन क्या है कि सरकार को अगर जॉब्स वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर खर्चा करना है तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। और सरकार ने भी कहा, निर्मला सीतारमण जी का अगर आप देखोगे उनका बयान भी आया था, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टैक्स कलेक्शन का बेस है ओवरऑल देश के अंदर उसको बढ़ाया जाए। तो यहां पर आप देखोगे 2024-25 में मतलब ये जो टोटल टैक्स कलेक्शन है 38.8 लाख करोड़ का, इसमें से लगभग 11.9 लाख करोड़ मतलब लगभग 12 लाख करोड़ आप कह सकते हैं, ये आपका इनकम टैक्स के माध्यम से सरकार को आएगा और इसमें भी आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहां पर क्या है कि कलेक्शन की तो बात हो गई, सरकार खर्चा जो करती है वो कहां पर कर रही है। स्पेशली हम बात करें इस तीसरे चार्ट के अंदर, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब सरकार खर्चा करती है तो ये बहुत एक मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम करता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब अगर सरकार यहां पर सड़क बनाती है या फिर फ्लाईओवर बनाती, कुछ भी करती है, तो यहां पर उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होता है और अल्टीमेटली इसकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़ती है। अगर मान लो सरकार सिर्फ मान लो सैलरी पर खर्चा कर देगी, पेंशन पर खर्चा कर देगी, तो उसका उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जब सरकार खर्चा करती है तो इसका एक बड़ा इफेक्ट होता है और देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ज्यादातर सरकार अपना खर्चा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बाकी चीजों पर कर देती है। तो यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा वो अच्छी बात है। अगेन 2020-21 के पहले आप देखोगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट था, कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं होती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में जो जंप आया है इट्स ह्यूज। मतलब अब यहां पर सरकार 2024-25 में 11.1 लाख करोड़ रुपीस का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार भरपूर मात्रा में कर रही है। नेक्स्ट यहां पर एक और जो इनकम का सोर्स है मैं आपको बता रहा था, एक तो हमने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात कर ली, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो है आपका जीएसटी। जीएसटी आप सबको पता है 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था और मंशा यही थी कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसको मर्ज करके एक सिंगल टैक्स में बनाया जाए। तो यहां पर क्या है कि सरकार का जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसका 27 से 28% जीएसटी के माध्यम से आता है। तो यहां पर आप देख सकते हो 2024-25 में जो टोटल टैक्स कलेक्शन है जीएसटी के माध्यम से दैट इज 10.68 लाख करोड़। अच्छा, इसमें से बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि 2023-24 में यहां पर जो टोटल जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो हुआ था 20 लाख करोड़ से ज्यादा। तो यहां पर तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 2023-24 में सिर्फ 9.5 लाख करोड़ हुआ है। देखो, ये मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि डिवाइड हो जाता है ना, जो टोटल जीएसटी का कलेक्शन होता है ऐसा थोड़ी सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। लगभग आधा से इनफैक्ट ज्यादा ही जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो इसी की वजह से ये आपको आधा फिगर दिख रहा होगा। तो 2024-25 में लगभग जीएसटी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को 10.68 लाख करोड़ रुपीस आने वाले हैं। नेक्स्ट यहां पर एक और जो रेवेन्यू का सोर्स है, और अभी क्या है कि इसका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है, पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, इसको हम कहते हैं सेस के माध्यम से कलेक्शन करना। देखो क्या है, भारत एक फेडरल कंट्री है, मतलब जो भी पैसा यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है सरकार को वो डिवाइड करना होता है। और आपको पता है फाइनेंस जो कमीशन है जो कि हर 5 साल में आता है वो फॉर्मूला डिराइव करता है। तो अभी इसके आधार पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उसमें से 41% पैसा जो है वो राज्यों के साथ शेयर करना होता है। लेकिन देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफी चालाक हो गई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि यहां पर टोटल टैक्स में
ना ऐड करके सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अलग से सेस लगा देती है। अब सेस क्या होता है ना, बेसिकली कि अगर मान लो किसी चीज के ऊपर आप जीएसटी पे कर रहे हो, उसके ऊपर सरकार ने कह दिया एक्स्ट्रा इसके ऊपर सेस लगेगा। जैसे कि अगर आप लग्जरी कोई गाड़ी वगैरह लोगे तो उस पर सरकार सेस लगा देती है, मतलब उसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं कर रही है टैक्स में, उसको एक्स्ट्रा सेस देना पड़ रहा है। और उससे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो अगर सरकार कह रही है कि हम रोड टैक्स लेंगे, बिल्डिंग रोड टैक्स, तो वो सिर्फ रोड के ऊपर ही सरकार खर्चा कर सकती है। तो यहां पर अगर आप सेस देखोगे तो 2024-25 में 3.8 लाख करोड़ रुपए सरकार कलेक्ट करेगी, और ये सारा पैसा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। और मैं आपको बताता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, पिछले दशक में अगर आप देखोगे जो सेस कलेक्शन है वो लगभग 20% के कंपाउंड रेट पर ग्रो हुआ है, 20% साल दर साल। और वही अगर आप टैक्स ओवरऑल कलेक्शन देखिए तो वो 12% से ग्रो हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं 2014-15 में सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी टैक्स कलेक्शन होता था उसमें से सेस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4% के आसपास ही था। आज के डेट में आपको पता है कि टोटल जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से 15% कंट्रीब्यूशन सेस के माध्यम से होता है। मतलब जो मैं आपको बोल रहा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफी चालाक हो गई है, वो राज्यों के साथ कहीं ना कहीं वो पैसा शेयर नहीं करना चाहती और इसीलिए ज्यादा सेस लगा रही है और वो डायरेक्टली पैसा। और इसकी वजह से मैं आपको बता दूं जो स्टेट्स हैं वो भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी करते हैं, कहते हैं कि आप सेस क्यों लगा रहे हो, आप डायरेक्टली उसको जीएसटी में जोड़ दो। जैसे कि मान लो अगर कोई लग्जरी गाड़ी ले रहा है तो 28% तो टैक्स लग रहा है, प्लस सरकार उस पर और मान लो 40% 30% सेस लगा दी, तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि आप अलग से क्यों ले रहे हो, आप इसको इसी में इंक्लूड करो, क्योंकि अगर इसमें इंक्लूड हो गया जीएसटी में तो उसमें उसको यहां पर ओवरऑल पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब राज्यों के साथ शेयर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। खैर, यहां पर हम बात कर लिए कलेक्शन की। वेलफेयर स्पेंडिंग के ऊपर सरकार कितना खर्चा कर रही है, देखो स्पेशली क्या है ना कि अक्सर ये बोला जा रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है देश के अंदर अच्छी नहीं है, यहां पर लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सरकार को वेलफेयर पर ज्यादा खर्चा करना होता है, फ्री में अनाज बांटना, इस तरह की जो चीजें हैं, ट्राइबल्स के लिए कुछ करना। तो वो जो वेलफेयर स्कीम है उस पर सरकार कितना खर्चा कर रही है आप देख सकते हो 2024-25 में 20.2 लाख करोड़ रुपीस। तो ये आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं वेलफेयर स्पेंडिंग पर, ठीक है। खैर, नेक्स्ट अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट, जो सरकार का कलेक्शन हो रहा है और जो सरकार खर्चा कर रही है उसमें आपको गैप देखने को मिलता है। मतलब सरकार का अगर मान लो 1000 रुपए कलेक्शन होता है तो सरकार खर्चा करती है 1050 रुपए, मतलब ये एक्स्ट्रा 50 रुपए अब कहां से आएगा। तो ये जो डेफिसिट है ना इसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो यहां पर क्या है कि ये वैल्यू जितना कम होगा उतना बेटर होगा, और इसी की वजह से इसको ब्रिज करने के लिए सरकार को बोरो करना पड़ता है। लेकिन अगर फिस्कल डेफिसिट कम होगा मतलब सरकार कम बोरो करेगी, और जब सरकार कम बोरो करेगी तो देश के अंदर ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग ज्यादा बोरो करते हैं, फिर लोग बोरो करेंगे ना जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा और इससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर है। यहां पर क्या हुआ था 2019-20 में बेसिकली कोविड की वजह से, 2020 में जो कोविड आया था उसमें कलेक्शन सरकार का नहीं हुआ था टैक्स का, तो सरकार ने बोरो करना स्टार्ट किया। सरकार का फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था, 9% को अब टच कर गया था, 9% ऑफ जीडीपी। अब धीरे धीरे करके यहां पर क्या है कि जो इंटरिम बजट आया था उसमें सरकार ने कहा था 5.2% ऑफ जीडीपी हम रखेंगे, लेकिन उससे भी बेहतर करते करते अब सरकार कह रही है कि 4.9% ऑफ जीडीपी हमारा फिस्कल डेफिसिट रहेगा। तो ये बहुत ही एनकरेजिंग नंबर है, मतलब इसको सरकार ने काफी हद तक कम किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट की, इसको लेकर भी काफी डिबेट होता रहता है कि यहां पर सरकारी जो बैंक्स हैं, सरकारी कंपनीज हैं, उसको सरकार बेचने में लगी हुई है। खैर, ये 1991 के पहले हमारे देश में देखोगे तो सरकार सब कुछ ऑलमोस्ट काफी सरकार का ही था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह काफी कम होता था। लेकिन 1991 के बाद चीजें चेंज हो गई। लेकिन स्पेशली पिछले 10 साल में अगर मैं आपको बताऊं, या अगर आप देखोगे 2014-15 में एनडीए सरकार आने से पहले, पीएम मोदी के आने से पहले यहां पर हर साल डिसइन्वेस्टमेंट करीब 20-30 हजार करोड़ का होता था। लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी, आप देख सकते हो उन्होंने बहुत सारे सरकारी जो कंपनीज वगैरह हैं उसको बेचा, और इसकी वजह से एक समय था 2017-18 का जब 1 लाख करोड़ रुपए का भी कलेक्शन हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ है, पिछले 4-5 सालों में अगर आप देखोगे तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी काफी धीरे हो गया है। और अब जो नया टारगेट, क्योंकि पिछले
वाले फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में सरकार को सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए आए हैं डिसइन्वेस्टमेंट से, और अभी जो टारगेट रखा गया है 2024-25 का वो है 50,000 करोड़। इनफैक्ट डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हर बजट में बोला गया है पीएम मोदी जी की जब से सरकार आई है, लेकिन शायद पहला ऐसा बजट होगा जो कल अनाउंस हुआ है, इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में निर्मला सीतारमण जी ने कुछ भी नहीं बोला। मतलब कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस शायद नहीं करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जॉब्स के बारे में, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बात करूंगा, क्योंकि इस समय इंडियन इकोनॉमी में और स्पेशली ऑपोजिशन लगातार अटैक कर रहा है कि जॉब्स क्रिएशन नहीं हो रही हैं, और जॉब्स में जो सबसे एक इंपॉर्टेंट जॉब माना जाता है स्पेशली हमारे देश के अंदर वो है गवर्नमेंट जॉब्स, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या फिर स्टेट लेवल पर हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल एम्प्लॉयज इस समय अगर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो टोटल जॉब्स हैं वो है 3.17 मिलियन, मतलब कि 31 लाख एम्प्लॉयज आपको इस समय देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन अब हो सकता है कि सरकार इस वाले वित्तीय वर्ष में उनकी संख्या बढ़ाएगी, क्योंकि ये अगर आप देखोगे ना, ये ब्लू कलर वो आपको प्रोजेक्टेड दिख रहा है। साल के शुरुआत में एक प्रोजेक्टेड नंबर सरकार देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी जॉब्स होंगी, तो यहां पर अगर आप देखोगे जितना भी प्रोजेक्शन था उससे कम ही रहा है जॉब्स। जैसे कि अगर सरकार बोल रही है कि 35 लाख नौकरियां रहेंगी, लेकिन इस समय नौकरी कितनी है, सिर्फ 31 लाख है। तो यहां पर अब हो सकता है कि इसमें 3-4 लाख का इजाफा हो जाए और बहुत से लोगों को हायर किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस परिस्थिति को देखते हुए तो हो सकता है कि 31 लाख से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का नंबर है ये बढ़कर 35 लाख तक जा सकता है। वो देखना होगा कि सरकार वो कर पाती है कि नहीं। और फाइनली जो 10वां वाला चार्ट मैंने आपको दिखाना चाहता हूं वो है आपका डिफेंस स्पेंडिंग। अगेन देखो क्या है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है कि डिफेंस में काफी अच्छा खासा एक्सपेंडिचर बढ़ा है। स्पेशली मैं आपको बता दूं 2014-15 में 2 लाख करोड़ के आसपास पहले खर्च किया जाता था डिफेंस में, आज के डेट में ये डबल से भी ज्यादा हो गया है। कितना, लगभग 4.8 लाख करोड़, लगभग 5 लाख करोड़। अभी क्या है कि पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे डिफेंस का स्पेंडिंग तो उसमें ऐसा कोई जंप नहीं आया है, वो ऑलमोस्ट वही रखा गया है। और उसका कारण भी यही बताया जा रहा है क्योंकि इस बार सरकार वेलफेयर वगैरह पर काफी खर्चा करी है। स्पेशली आपने देखा होगा कुछ स्पेशल पैकेजेस वगैरह बिहार को, आंध्र प्रदेश को, इसकी वजह से सरकार को शायद उतना पैसा नहीं होगा कि डिफेंस को और बढ़ाया जाए। और इसीलिए पिछली बार वाला जो नंबर था डिफेंस का, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 4-5 साल में आप देखिए डिफेंस में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, तो लेकिन इस बार सरकार ने एक्सपेंडिचर उतना नहीं बढ़ाया है। तो ये टोटल 10 चीजें थी जिसके माध्यम से आपको जो एक बड़ा मैसेज है इस बजट के बारे में वो पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट? क्या होता है कि 2 तरीके के रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ठीक है, 2 तरीके के माध्यम से पैसा आता है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर नहीं आता। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC या स्पेशली प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स क्रैक करते ही आपको पूरा फीस रिफंड कर दिया जाएगा, यू कैन यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।